Hello everyone, we are going to start with a new chapter today. The name of this chapter is deductions. So, I told you in the very beginning that we are going to cover some deductions where the assessee will get certain relaxations on the tax which is to be paid. Okay, so we are going to see in what form will the assessee get these relaxations और ये relaxations जो हैं वो exemptions के form में होंगे या deductions के form में. So let us first try to understand what is an exemption. Exemption is if a certain income or a certain uh, receipt that you get in business or anywhere else. If I tell you that this particular receipt or this particular income is exempt, तो उस income पर कभी टैक्स लगेगा ही नहीं. उस इनकम पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है, टैक्सेबल ही नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम. ओके, एक होता है डिडक्शन. व्हाट इज दिस डिडक्शन? डिडक्शन आपको टैक्सेबल इनकम पर मिलता है. सो मतलब दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम टैक्सेबल इनकम और उसके ऊपर आपको कुछ डिडक्शन मिलेगा. मतलब बेसिकली वॉट एवर अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम इज देयर, you are going to get certain amount of deduction on that particular income. ठीक है, ये डिडक्शन मिलने के बाद आपकी जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लगता है. तो लेटर सपोज यहाँ 1 लाख रुपीज था, मैंने आपको 30,000 का डिडक्शन दे दिया, तो आपके पास 70,000 आया और 70,000 पर आप टैक्स लगाएंगे, ना कि 1 लाख पर. सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ डिडक्शंस इन पर्टिकुलर हेड्स. हर हेड्स में हमने कुछ ना कुछ डिडक्शंस किए हैं, 100% किए हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ये 30% लिया, so this must remind you about 24A का डिडक्शन. 24A सेक्शन जो है हाउस प्रॉपर्टी, उसमें आपको डिडक्शन मिलता है. whatever your GAV is, उस पर म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है, उसके बाद NAV पर आपको डिडक्शन मिलता है 30% स्ट्रेट. सो दिस इज अ डिडक्शन. डिडक्शन किस पर मिलता है सर? टैक्सेबल इनकम पर मिलता है. कोई इनकम जिस पर टैक्स लगने वाला होता है उसमें हम कुछ माइनस कर देते हैं, कुछ अमाउंट, वो माइनस होने के बाद इतने पर टैक्स लग जाता है. ठीक है सर, कोई इशू इसमें? बिल्कुल इशू नहीं. तो डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बीच का डिफरेंस हमें पता है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डिडक्शंस आर वी टॉकिंग अबाउट हियर. What kind of deductions are we talking about? So deductions दो तरह के होते हैं. एक तो आपके पर्टिकुलर हेड्स के अंदर ही कुछ डिडक्शंस थे. फॉर एग्जांपल मैं 24A का एग्जांपल लूँ कि हाउस प्रॉपर्टी से ही कुछ इनकम आई और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आने पर उस पर 30% का 24A का डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% का, तो वो है ही. ठीक है, और वो उसी हेड का है. आप बोलेंगे बिजनेस इनकम पर मुझे 30% का डिडक्शन दे दो, नहीं मिलेगा सर, अदर सोर्सेज में नहीं मिलेगा. ठीक है ना, तो ये डिडक्शंस आपको हेड्स के अंदर ही मिलते हैं और हेड्स की इनकम पर ही मिलते हैं. तो ये पर्टिकुलर हेड वाइज डिडक्शन हो गए. क्या ये डिडक्शन हम कवर कर चुके हैं? यस. ये जितने भी हेड्स हमने कवर किए उनमें जरूरी नहीं है हर हेड में कोई ना कोई डिडक्शन हो ही. जरूरी नहीं है हर हेड में कोई डिडक्शन हो ही, हो सकता है ना भी. फॉर एग्जाम्पल अदर सोर्सेज में आपने देखा मोस्टली इनकम्स में कोई डिडक्शन है ही नहीं. कैजुअल इनकम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होता, राइट. तो जरूरी नहीं है हर हेड्स में कोई ना कोई डिडक्शन आएगा ही आपके पास. इट्स नॉट कंपल्सरी. ठीक, लेकिन जितने भी थे वो हम सब कवर कर चुके हैं. तो फिर अब डिडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? दिस इज द डिडक्शंस दैट वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी इज चैप्टर 6A के डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं. चैप्टर 6A के डिडक्शंस पढ़ने वाले. चैप्टर मतलब कोई भी एक्ट होता है, कोई भी एक्ट होता है
इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी हो या कोई भी एक्ट हो, इट इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, और फिर चैप्टर्स के अंदर सर आपके सेक्शंस आते हैं। ठीक, तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर 6A है, उसमें सेक्शन 80C से लेके 80U तक कुछ डिडक्शंस दिए हुए हैं। हम इन्हीं डिडक्शंस की बात करेंगे आज। हम इसमें 2 सेशंस लगाएंगे अपने। कराने को तो मैं आपको एक ही क्लास में ही करा सकता हूँ, 3 आवर्स का एक क्लास लेके ये फिनिश करा सकता हूँ, बट आई टेक 2 सेशंस ऑफ दिस सो दैट यू गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट एज वेल। जल्दी कराने के लिए कुछ नहीं है, मैं 1 घंटे मतलब 3 आवर्स में पूरा आराम से ये चैप्टर कवर हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू 2 हाफ्स। ड्यूरेशन कमी होगी, 1-1.5 घंटे की होगी एक लेक्चर, but I just wanted you to be a little familiar with the concept and then we can go to the next class, next session में cover कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चैप्टर 6A के डिडक्शंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? हेडवाइज डिडक्शन और चैप्टर 6A के डिडक्शन में क्या अंतर है? हेडवाइज डिडक्शन एक पर्टिकुलर हेड के इनकम पर ही लगते हैं और वो वहीं पर बता देता है कि इतना डिडक्शन लगेगा और इतना डिडक्शन लगने के बाद हमारे पास इनकम आ जाती है। ये जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है, दीज आर नॉट कंसर्न विद पर्टिकुलर हेड्स, इन्हें हेड्स से कोई मतलब नहीं, इन डिडक्शंस को हेड्स से कोई मतलब नहीं। एक और बात है, इन डिडक्शंस की जरूरत या इन चैप्टर 6A के डिडक्शंस एप्लीकेबल होते कब हैं, किस इनकम पर होते हैं? तो आइए उसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is how computation of income is done. This is how computation of income is done. आप अपने पांचों हेड से इनकम लेकर आएंगे सर। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी है, पीजीबीपी की इनकम इतनी है, कैपिटल गेन्स की इनकम इतनी है, सैलरी की इनकम इतनी है और अदर सोर्सेज की इनकम। इसके बाद आपका आ गया सर ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अभी तक ये जो डिडक्शंस हम आज करने वाले हैं, अभी तक मैंने इनकी बात नहीं की, अभी तक ये डिडक्शंस पिक्चर में नहीं आते। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर डिडक्शन की बात करूंगा तो वो डायरेक्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से माइनस नहीं होगा, ना ही वो पीजीबीपी की डायरेक्टली इनकम से माइनस होगा, ना ही वो कैपिटल गेन या सैलरी या फिर अदर सोर्सेज की इनकम से माइनस होगा। इन डिडक्शंस की अभी बात नहीं हो रही है। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का 24A का डिडक्शन है, वो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर पीजीबीपी का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, वो भी आ चुका है। सैलरी हेड्स के कोई डिडक्शन होंगे वो भी आ जाएंगे, अदर सोर्सेज के जितने भी डिडक्शंस होंगे वो आ जाएंगे। मतलब हम पहले एक पर्टिकुलर हेड को पकड़ेंगे, once we go into that head we are going to start deducting the expenses from those heads, जो भी उसके रेलेवेंट डिडक्शंस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास नेट इनकम आएगी। नेट इनकम को हम इस चार्ट में डालेंगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो यहाँ लिख दीजिए, जरूरी नहीं है हो ही, अगर है तो यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद पीजीबीपी की इनकम है तो यहाँ लिख दीजिए, कैपिटल गेन की इनकम है तो यहाँ लिख दीजिए, सैलरी की इनकम है तो यहाँ लिख दीजिए, और अदर सोर्सेज की इनकम है तो यहाँ लिख दीजिए। ये सारी इनकम लिखने के बाद आप माइनस करें, इन सारी इनकम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। द एडिशन ऑफ ऑल दीज इनकम्स इज ग्रॉस टोटल इनकम, इसे हम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद अब इन डिडक्शंस की बात होगी। नाउ दीज डिडक्शंस विल कम इनटू पिक्चर। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6, यहाँ पर ये डिडक्शंस आएंगे, आप इन डिडक्शंस को इसमें से माइनस करेंगे। सो दैट मीन्स, मैंने अभी कुछ बोला था, मैं आई एम गोइंग टू रिपीट दैट। जो डिडक्शंस चैप्टर 6A के होते हैं उन्हें हम डिस्टिंग्विश नहीं करते, ये इस हेड से माइनस होगा, ये इस हेड से माइनस होगा, ये इस हेड से माइनस होगा। ये क्यूमुलेटिव जो हमारी इनकम होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है, उसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1 लाख रुपीज है, पीजीबीपी की इनकम 10 लाख रुपीज है, सैलरी से इनकम नहीं है आपकी और कोई आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है 2 लाख रुपीज की, तो आपके 13 लाख रुपीज की इनकम आ गई।
चैप्टर 6 से आपके डिडक्शन हुए 1 लाख रुपीज के, आपने माइनस कर दिए यहाँ पर, और फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से जब डिडक्शंस माइनस हो जाते हैं तो आती है टोटल इनकम। इसे आप GTI बोलते हैं, इसे आप TI बोलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आपकी 12 लाख रुपए इनकम आ गई। अब इस 12 लाख रुपए पर सर टैक्स लगेगा, इस 12 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा यहाँ पर, और उसके बाद इस पर सेस लगेगा। So basically these are deductions that we get in respect of our taxable income. ये डिडक्शन हमें मिलता है in respect of our taxable income. तो हम जो डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं वो 80C सेक्शन से स्टार्ट होगा और 80U तक चलेगा। ठीक है, so one by one we'll pick up one each section and then we are going to discuss कि ये डिडक्शन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। Now one more thing let me tell you, डिडक्शंस आपको किस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि अभी तक हमने डिडक्शंस देखे कि कुछ होते हैं अनकंडीशनल। इसका अगर एग्जांपल दें तो सेक्शन 24A का डिडक्शन अनकंडीशनल है सर। अगर आपकी इनकम होगी, लेट आउट करा है आपने या फिर आपकी इनकम है, तो उस पर 30% का डिडक्शन मिलेगा। देयर इज नो कंडीशन टू इट। आपको ये खर्चा नहीं करना, कुछ आपको इसका प्रूफ नहीं देना कि ये हमने एक्सपेंस किया है या नहीं किया, या कितना किया है या कितना नहीं किया, नथिंग डूइंग। वो आपको 24A का डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड होते हैं कि अगर आपने कुछ लोन या इस टाइप का कुछ लिया हुआ है, लोन लिया है, या फिर लेट अस से you have made certain there is a certain debt on you, तो उसका डिडक्शन मिल जाता है। जैसे कि 24B की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आपने लोन लिया होता है तो उसका डिडक्शन मिल जाता है। मतलब बेसिकली ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा जिसका हम नाम बोलेंगे कंडीशनल डिडक्शंस। ठीक, कंडीशनल में लोन वगैरह लिए या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट लिंक्ड। Now what is this investment linked deduction? इसके बारे में हमें बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन क्या होते हैं? बेसिकली आपकी इनकम आई 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट बोलती है कि इस 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप हम जहां बता रहे हैं वहां कर दीजिए, तो हम आपको इस 10 लाख रुपए में से 1 लाख का डिडक्शन दे देंगे। और आपकी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 9 लाख रुपीज। टैक्स किस पर लगेगा? 9 लाख रुपीज पर लगेगा। अब मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं पहले ही। जब मैंने आपसे ये बात बोली कि आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कहीं कर दीजिए जहां गवर्नमेंट बोल रही है, मतलब गवर्नमेंट ने लिस्ट दे दिया आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, 50 आपको ऑप्शंस दे दिए। they have given you 50 options, you invest in either of the options, we'll give you a deduction। तो क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया ये आपको कभी मिलने नहीं वाला? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। दे जस्ट टेल यू कि आप यहाँ पैसा लगा दीजिए, यहाँ पैसा लगा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला आप लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए अपना, तो हम आपको यहाँ पर जितने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे उतना डिडक्शन आपको यहाँ दे देंगे। उन्होंने कहा आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए अपना, आप जितने का हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे हम उतने का डिडक्शन दे देंगे आपको। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देन व्हाई, मतलब गवर्नमेंट को तो लॉस हो रहा है ना, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है कि गवर्नमेंट आपको बेमतलब का डिडक्शन दे रही है, क्योंकि जितने का डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देगी सर, उतने का गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस होगा। आप मानते हो इस बात को या नहीं मानते?
जहां उस गवर्नमेंट को 10 लाख रुपीस पर टैक्स मिल रहा था, अब उस गवर्नमेंट को ओनली 9 लाख रुपीस पर टैक्स मिल रहा है। उसने आपको 1 लाख का डिडक्शन दे दिया। अच्छा, 1 लाख का जो डिडक्शन दिया वो 1 लाख आपने कहाँ लगाया? लेटेस्ट से आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लिया। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया तो इससे गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? या आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो इससे गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? मतलब गवर्नमेंट डिडक्शन तब देना जब गवर्नमेंट को आपके किसी एक्शन से या आपके किसी इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। Then why is government then why is government wanting you to invest? सोच के बताइए। So the reason government wants you to invest in all these things is because it is good for you. गवर्नमेंट, आप जितनी भी, हम यहाँ पर डिडक्शंस पढ़ेंगे, हम बहुत सारे डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो आपको सारे डिडक्शंस जेन्युइन ही लगेंगे और सारे डिडक्शंस में आपको लगेगा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा ही है, गवर्नमेंट आपके लिए ही सोच रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का दो तीन चीज़ों पर बहुत ध्यान रहता है। गवर्नमेंट एक चाहती है कि आप इंश्योर्ड रहें। इंश्योर्ड में आपका लाइफ भी इंश्योर हो और आपकी हेल्थ भी इंश्योर हो। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस भी करा के रखें, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करा के रखें। ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिडक्शन दी। दूसरा, गवर्नमेंट चाहती है कि आप सेव काफी करें, आपके पास इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ सेविंग्स हो। गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स दिस, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे यू विल बी अ हेडेक टू द गवर्नमेंट। और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करोगे तो आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ इनकम होगी, सो यू विल नॉट कॉज पेन टू द गवर्नमेंट इन सम वे। ऑल्सो रादर यू विल एक्चुअली बी प्रोडक्टिव फॉर द गवर्नमेंट। आप कुछ ना करते हुए गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्टिव रहोगे। वाई? बिकॉज यू विल हैव इनफ सेविंग्स एंड यू विल कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। आज अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने उसको बैंक में डाल दिया, मुझे 1 लाख रुपए उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे पास 1 करोड़ रुपए है साल का, मतलब 1 करोड़ रुपए मैंने एफडी करा दी, मुझे 10 लाख रुपए साल का मिल रहा है। आई एम नॉट इवन डूइंग एनी जॉब और एनीथिंग। मेरा 10 लाख रुपए मेरा पूरे साल का खर्चा चल रहा है और मैं उससे खर्च कर रहा हूँ। इस 10 लाख रुपीज को मैं सेव करके तो रखूंगा नहीं। आई मीन आई एम एटलीस्ट गोइंग टू स्पेंड लाइक 5 to 6 लाख रुपीज। बाकी का बचा हुआ 4 लाख मैं सेव कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, ये मैं जो भी एक्सपेंडिचर करूंगा इससे इकोनॉमी विल boost. So that is why government always encourages you to save certain amount of money. तो सर इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे कैसे सेविंग बढ़ रही है? इससे दोस्त ऐसे सेविंग बढ़ रही है, सपोज करिए, आपका एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। आप अभी क्वालिफाई करने के बाद जॉब करेंगे, ठीक है, जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद की फॉर्म होगी, वट एवर यू माइट लाइक, यू विल गो फॉर अ जॉब। आपके लिए लेटेस्ट से आपको 10 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, यू गेट अ पैकेज ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है। इस पर आपका टैक्स कितना आएगा? 1,12,500। अब गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया कि सर एक काम करते हैं, अच्छा ये 10 लाख रुपए का आप करोगे क्या? आप पहले ये सोचो, आप इस 10 लाख का करोगे क्या, पहले ये सोचो। और मैं कहा, सर
मैं मान रहा हूँ कि जैसे आप बाहर रहते हैं कहीं भी, तो आपका एक, मैं बहुत ज़्यादा ही नोट पर आपका एक्सपेंस ले रहा हूँ, 5 to 6 लाख रुपीज़ हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा। 5 to 6 लाख रुपीज़ हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा। बाकी का मान लेते हैं हमारे पास 4 लाख रुपीज़ बचा है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस, आई एम कंसर्न अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस अमाउंट ऑफ मनी। आप 4 लाख रुपए का क्या करेंगे? आप सर सेव करेंगे, अपने पास फ्यूचर के लिए रख लेंगे, जबरदस्ती है कुछ 10 लाख कमाए तो 10 लाख खत्म ही करने। सो देयर इज नो कंपल्शन लाइक दिस। What are you going to do with 4 lakh amount of money? You are going to somewhere either save or you are going to invest it for your future. तो अब आपको पता चला कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट या फिर ये वाला पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अगर कर देंगे तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगी। तो आप ये बताइए, आप गवर्नमेंट की बात, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स बोले हुए हैं, आपको वहां इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे आपको टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने जहां बोला हुआ है, आप उन 15-20 जगह जहां पर जो 15 से 20 ऑप्शंस दिए गवर्नमेंट ने, आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए अपना पैसा। और आप उसमें अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट आपको यहाँ डिडक्शन देगी, यहाँ डिडक्शन देगी तो आपका टैक्स बचेगा। तो लेटेस्ट से इसमें से 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए जहां गवर्नमेंट ने बोले थे। अब 10 लाख पर टैक्स ना लगते हुए किस पर टैक्स लगेगा सर? 8 लाख रुपीज पर टैक्स लगेगा। आपने अपना 40,000 का टैक्स बचा लिया, एंड दिस इज बिग अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल सा प्रोसेस है, गवर्नमेंट आपको बता रही है कि यहाँ यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये डिडक्शन आपको मिलता जाएगा। अच्छा, ये जो 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, क्या ये आपके हाथ से चले गए हमेशा के लिए? नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंड में इन्वेस्ट हुए हैं। आपको ये हर ईयर का आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो मेच्योरिटी पर मेच्योर होके भी मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ऐसा नहीं है आपका पैसा आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं आपका पैसा चला गया या इस टाइप की कोई बात है, नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मेच्योरिटी पर जो आपका सम है वो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, अच्छा मैं यहाँ पर बता रहा था गवर्नमेंट वांट्स यू टू गेट इंश्योर्ड, गवर्नमेंट वांट्स यू टू डू सेविंग्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो वरिड फॉर योर रिटायरमेंट। ये बेसिकली एक ही पॉइंट के दो पहलू हैं। These are two sides of one coin. ठीक है, रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट चाहती है आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ पेंशन हो। पेंशन से मतलब है सेविंग हो या पेंशन हो, वट एवर यू माइट कॉल इट। जरूरी नहीं है मेरे को 1 लाख रुपए महीना मिलते रहना चाहिए। मेरे पास 1 करोड़ रुपए का फंड रखा हुआ है, उस फंड को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे इनकम आती रहेगी। तो गवर्नमेंट वांट्स यू टू हैव इनफ अमाउंट सेव्ड फॉर योर रिटायरमेंट। और क्या ये एकदम से किसी हम 50 इयर्स की एज पे आकर एकदम से 10 लाख रुपए कमा लेंगे क्या कहीं से, या 2 करोड़ रुपए सेव कर लेंगे क्या अपने लिए? नहीं। हम क्या करेंगे, हमें वो धीरे धीरे, जिस एज से आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट से आप 25-26 से वर्क करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट करते रहिए, डिडक्शन लेते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा 10 साल बाद आपके पास 20 लाख रुपए कुछ होंगे या और ज्यादा बड़ा। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेविंग्स। आप चाहें तो 10 साल में 1 करोड़ रुपए भी सेव कर सकते हैं विद द पैकेज दैट आई हैव टोल्ड यू। आप जितना अर्न करते जाएंगे, आप इन्वेस्ट करते जाइए। ये जो पहले साल आपने इन्वेस्ट किया था, ये 10-12 साल आने के बाद डबल हो जाता है सर। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की पावर का आपको आइडिया नहीं होगा शायद, लेकिन कोई भी चीज अगर आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे डाल दें, किसी भी जगह पर किसी जगह इन्वेस्ट कर दें, तो वो 10 से 12 साल में डबल हो जाता है वो अमाउंट। वो इंटरेस्ट क्यूमुलेट होता रहता है। इसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, आपने इस साल 10 लाख रुपए लगा दिए कहीं, तो इस साल आपको 10 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला, तो अब अगले साल आपको 11 लाख रुपए लगे हुए हैं, अब आपको 11 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज 1.1 लाख। अब इसमें और जुड़ जाएगा
अब आपको 12.1 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी 1.2 लाख रुपीज समथिंग। तो ऐसे ये चलती जाती कंपाउंडिंग होती जाती है, और इससे आपका अमाउंट बहुत ज्यादा सब्सटैंशियली बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब बहुत सारी बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया कि आइडिया क्या था डिडक्शन देने का। ठीक है, क्या आइडिया था इस चैप्टर को पढ़ने का और इस चैप्टर को लेकर आने का? गवर्नमेंट वांट्स यू टू इन्वेस्ट, government wants you to get yourself insured, government wants you to save for yourself, government wants you to plan for your retirement, government also wants you to invest in the education of your children. तो इन्हीं सब चीजों के लिए गवर्नमेंट वांट्स यू टू गेट अ हाउस फॉर योरसेल्फ। तो हाउस के लिए हमने डिडक्शंस देख ली। गवर्नमेंट कह रही है आप लीजिए इंटरेस्ट ले पे, आप इंटरेस्ट वो सॉरी लोन लेके घर लीजिए, हम जो आप इंटरेस्ट देंगे उसका बेनिफिट देंगे आपको, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उतने अमाउंट पर आपका टैक्स बचा देंगे। So there are various ways government is trying to tell you that this is something which we value for you, and if you do this, you can save your money. तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 80C। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सेक्शन 80C। अभी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कैसे चैप्टर आगे चलेगा। तो पहला जो हम पॉइंट करेंगे वो 80C करेंगे, फिर सेकंड डिडक्शन होगा वो 80CCC होगा, दीज आर द नेम ऑफ सेक्शंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा 80CCD। ठीक है, फिर फोर्थ डिडक्शन हम करेंगे 80D। ऐसे कर करके हम एक एक सेक्शन को पिकअप करेंगे। ये सारे जितने सेक्शंस मैं बता रहा हूँ ये सारे स्मॉल सेक्शंस हैं, ये एक ही ऑप्शन देंगे आपको, ओनली वन ऑप्शन। ये एक जगह आपको बोलेंगे आप इन्वेस्ट करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, ये जो सेक्शन है दिस इज बिग, और आज की क्लास में हम सिर्फ इसे कवर करने वाले हैं 80C। ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ये आपको 20 से लेकर 22 तक ऑप्शंस देते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, this particular section gives you option to invest in 20 to 22 places। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आपको फायदा मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस 80C। इसमें काफी टाइम लगेगा, मतलब आज की क्लास पूरी इसमें लगेगी, तो डू नॉट थिंक कि हर डिडक्शन में इतना इतना टाइम लगेगा। ये एक तरफ और पूरा चैप्टर एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको ऑप्शंस दिखेंगे। So we'll see now what 80C has in store for us. So 80C says reduction on investment in specified assets। तो कुछ assets हैं या basically कुछ funds हैं जहाँ पर 80C बताएगा कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि फॉर एग्जांपल 80C ने बोला कि अगर आप एक लाख रुपए आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, तो 1 लाख रुपए अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको वो 1 लाख रुपए डिडक्ट कर देंगे, किसमें से? इनकम में से। तो 1 लाख रुपए कम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लाख पर जितना टैक्स है वो आपका बच जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं। Section 80C provides for a deduction from gross total income of savings in specified modes of investment। तो वो कुछ ऐसी सेविंग्स बताता है आपको कि अगर आप यहाँ पर सेव कर लेंगे तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा और आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शन माइनस हो जाएगा। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और HUF। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 80C का डिडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर अ कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, so remember this, 80C's deduction is only for individual and HUF। कंपनी अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 80C की एक बात और बताता हूँ मैं आपको। 80C में फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला LIC करा लीजिए सर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आप क्या करा लीजिए, अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए और आप उसमें जितना प्रीमियम पे करेंगे, फॉर एग्जांपल वहां पर आप जितना भी प्रीमियम पे करेंगे उतना डिडक्शन। तो हमने सर 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया और 1 लाख का डिडक्शन ले लिया एक पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, उन्होंने बोला FD करा दीजिए, फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए, आपको
फायदा मिल जाएगा, इसमें आपको डिडक्शन दे देंगे। हमने 2 लाख की एफडी करा दी सर, आपके पास 4 लाख रुपए थे ना, रिमेंबर? 10 लाख आपकी इनकम थी, 6 लाख आपने ऐसे ही खर्च कर दिए थे, तो आपके पास 4 लाख बचे हुए थे। आपने कहा पूरे के पूरे इन्वेस्ट करने हैं हमें, हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े रहेंगे, उसमें से हमें 3-4% का इंटरेस्ट मिलेगा, उससे अच्छा हम यहाँ कहीं लगा दें, यहाँ पर हमें 7 to 9% का इंटरेस्ट मिल सकता है क्यूमुलेटिव बेसिस पे। तो आपने कहा यार यहाँ लगा देते हैं पैसे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस। आपने कहा ठीक है, तो 2 लाख रुपए आपने एफडी में लगा दिए। उन्होंने कहा शेयर्स खरीद लो सर, तो आपने शेयर्स खरीद लिए 1 लाख रुपए के। तो अब आपने बोला कि सर, हमने जैसा आपने बोला कि 4 लाख रुपए गवर्नमेंट ने बोला यहाँ यहाँ लगा सकते हो, उन्होंने वेरियस एवेन्यूज हमें दिए और हमने उनकी बात मान ली और हमने वहां वहां पर पैसे लगा दिए। नाउ गिव अस डिडक्शन ऑफ 4 लाख रुपीज। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरी बात ध्यान से सुनिएंगे, आपकी इनकम कितनी है, जीटीआई कितनी है? 10 लाख। इसमें से क्या माइनस होगा? डिडक्शंस माइनस होंगे। कितने के? आप बोलेंगे सर हमने 4 लाख के डिडक्शंस लिए हैं, तो आप 4 लाख माइनस कर दीजिए और बचे हुए 6 lakhs पर टैक्स लगा दीजिए। राइट? बट ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। ये पढ़ेंगे हम, द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000 रुपीज। मतलब आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो 80C के अंदर मिलेगा वो 1.5 लाख का मिलेगा। आप चाहे आप इसमें 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए, 50 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000 का ही मिलेगा, आपको 4 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तब आपने कहा सर फिर क्या फायदा 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का? होगा बिल्कुल, आप जितना आपको डिडक्शन मिल रहा है, जितना आपको, क्योंकि बाकी आप करने को कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 लाख रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80C वाले जो जगह बताई हुई है, जो इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज बताई हुई है, वहां पर आप चाहें जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एफडी कराने के लिए कोई मना थोड़ी ना करेगा कि यू कैन नॉट गो फॉर एन एफडी, या फिर आप शेयर्स नहीं खरीद सकते। आप करने को एलआईसी का प्रीमियम आप ज्यादा नहीं पे कर सकते। यू कैन गो फॉर एनीथिंग दैट यू वांट एंड टू वट एवर एक्सटेंड यू वांट। लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का ही देंगे। तो आप चाहे 4 लाख इन्वेस्ट करें, 10 लाख इन्वेस्ट करें, 15 लाख इन्वेस्ट करें, डज नॉट मैटर। मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो है आपको वो 1.5 लाख का ही मिलेगा, उससे ज्यादा का मैक्सिमम डिडक्शन नहीं मिलेगा। राइट? लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया, तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा? ऑब्वियसली 50,000 का। 50,000 इन्वेस्ट करने पर 1.5 लाख का डिडक्शन थोड़ा ना देंगे। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे सर, तो आपको 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। आप 50,000 इन्वेस्ट करेंगे, 50,000 का। 80,000 इन्वेस्ट करेंगे, 80,000 का। 1.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 1.5 लाख का। अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे तब भी 1.5 लाख। आप 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे तब भी 1.5। ठीक है सर, तो ये चीज क्लियर होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉलोइंग आर द डिडक्शंस। फॉलोइंग आर द इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहले वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ इंश्योर करा के चलिए। व्हाट दे वांट यू टू डू इज लाइफ इंश्योर करा के चलिए। ठीक है, आप लोगों में से ज्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अवेयर नहीं होंगे कि कैसे ये पॉलिसीज वर्क करती हैं, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी, जानने के लिए भी। आप में से कई लोग होंगे जिनकी LIC पॉलिसी चल रही होगी। आप अपने फादर या अपने मदर से पूछेगा, आपकी 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की LIC पॉलिसी ना हो। ज़्यादातर लोगों की 80%, 90% लोगों की LIC पॉलिसी होगी। आपके फादर मदर ने आपके नाम पर ये LIC पॉलिसी ली हुई है। इसमें मैं बता देता हूँ होता क्या है। अब आपको एक अमाउंट चूज करना पड़ता है, आप कितने की पॉलिसी लेना चाहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम पे करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉलिसी वर्क कैसे करती है। मैंने कहा कि सर मैं 1 लाख, मुझे अपनी पॉलिसी करानी है 10 लाख रुपए की। ठीक है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी करानी है। तो इस केस में क्या होता है, आपको एक प्रीमियम डिसाइड होगा कि हर साल आपको इतना एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिया 1 लाख रुपए का, सेकेंड ईयर प्रीमियम दिया 1 लाख रुपए का, थर्ड ईयर प्रीमियम दिया 1 लाख रुपए का। दिस इज योर प्रीमियम। ठीक है, दिस इज आउटफ्लो बेसिकली। सर इनफ्लो क्या होता है, अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं, 1 लाख रुपए पर ईयर दे रहे हैं, तो इनफ्लो क्या होगा, जीरो, नो इनफ्लो। सो नेक्स्ट ईयर जीरो, नेक्स्ट ईयर जीरो, ऐसे कर करके 4, 5, 6, 9, 10 ईयर्स। नाइन्थ ईयर भी आप 1 लाख रुपए देंगे और 10th ईयर भी आप 1 लाख रुपए देंगे। सर इनफ्लो तो आ जाएगा ना, 4-5 साल बाद आएगा, लेकिन इनफ्लो तो आएगा, नो, जीरो 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 जीरो। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ इनफ्लो। सर ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। नहीं दोस्त, यहाँ पर आपको एक रिस्क कवर मिलता है। सर ये क्या होता है रिस्क कवर? दोस्त रिस्क कवर ये होता है, जैसे ही आपने पॉलिसी ली और इन किसी भी समय, इन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, या पहले साल लेने के बाद ही जैसे ही आपने प्रीमियम करा उसके नेक्स्ट डे भी, या वॉट एवर योर टाइम, इस पूरे 10 साल में कभी भी आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सीधे के सीधे 15 लाख रुपीज मिलते हैं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 15 लाख कम भी हो सकता है और 15 लाख से ज्यादा का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी। ठीक है, हर पॉलिसी की अपनी एक रिस्क कवर होती है। तो ये आप अगर चाहते हैं कि आपको 15 लाख की नहीं, आपको 50 लाख की लेनी है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही रहता है। तो अब देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में किसी की डेथ हो जाती है, मैं आप नहीं बोलूंगा किसी और के लिए बोलूंगा, तो अगर किसी ने पॉलिसी ली और फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्रीमियम देने के बाद, मतलब 1 लाख रुपए देने के बाद ही किसी की अगर डेथ हो जाती है, तो उनको, उनकी फैमिली को या जो भी नॉमिनी होता है उसको सीधे के सीधे 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगर 9th ईयर में भी उनकी डेथ हो जाती है तो उन्होंने अभी तक 9th ईयर में कितना प्रीमियम पे कर दिया, 9 लाख रुपीज का प्रीमियम पे कर दिया, उनको कितने मिल जाते हैं सर, 15 लाख मिल जाते हैं। या एंड में जाके थोड़ा रिस्क कवर बढ़ भी जाता है कई बार। ठीक है, एंड में जाके थोड़ा और मिल जाता है रिस्क कवर। तो ये रिस्क कवर होता है, इसी के लिए हम LIC पॉलिसी लेते हैं कि हमारा, हम इंश्योर करा रहे हैं अपनी लाइफ ड्यूरिंग दिस पॉलिसी। जो हमने पॉलिसी ली है इसमें कभी भी हम प्रीमियम पे करेंगे और कभी भी हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को या हमारी फैमिली में जिसे भी हम नॉमिनी बनाते हैं उसे ये रिस्क कवर का जो अमाउंट होता है वो मिलता है। ठीक, अब एक और बात करूंगा मैं आपसे। सर अगर हम कभी चाहें कि नहीं यार अब ये पॉलिसी हमें सही नहीं लग रही, हमें बड़े अमाउंट की पॉलिसी लेनी है, या फिर फॉर वॉट एवर रीजन मैं चाहूँ कि यार ये पॉलिसी सही नहीं है, तो क्या करते हैं, आप चाहें तो इसको कभी भी सरेंडर भी कर सकते हैं इस पॉलिसी को। ऐसा नहीं है कि एक बार ले ली तो पूरे 10 लाख देने ही पड़ेंगे। अच्छा, टोटल आपने लाइफ में कितने पैसे दिए ये देख लीजिए, आपने 1-1 लाख के 10 प्रीमियम दिए तो आपने 10 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने कैलकुलेशन बताया। तो इस पॉलिसी की हमेशा एक सरेंडर वैल्यू भी होती है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है कि अगर आप चाहें तो कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, आपको उतना पैसा मिल जाएगा। अगर मैंने फर्स्ट ईयर में सरेंडर किया पॉलिसी को तो मुझे 90,000 मिल जाएगा। सर ये तो कम है, हाँ बिल्कुल कम है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ना चाहती है पॉलिसी सरेंडर कर दो, क्योंकि वो तो प्लान लेके बैठे कि आप हमें 10 लाख रुपए दोगे, आप बीच में कह रहे हो नहीं हमें पसंद नहीं है हम तो जा रहे हैं। ठीक है, तो पैसे कम मिलते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पैसे डूब गए सर, ऐसा भी नहीं होता। तो जितना भी एक रीजनेबल अमाउंट है वो मिल जाता है।
अगले साल अगर आपको लगता है 2 प्रीमियम पे करने के बाद कि मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है, मैं सरेंडर कराना चाहता हूँ पॉलिसी, तो आपको 1,90,000 समथिंग मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ। अगले साल 3 लाख रुपए आपने एक तरह से दे दिए, टोटल 1, 2 एंड 3। आप चाहते नहीं पॉलिसी मजा नहीं आ रहा, इसको चेंज करानी है, तो आपको 2,80,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो ऐसे कर करके हर साल के लिए जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आप कभी देखेंगे, तो हर साल आपके पास एक सरेंडर वैल्यू दी होती है, पहले से डिसाइडेड होती है पॉलिसी में। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, पूरी पॉलिसी में सब कुछ डिसाइडेड होता है। इस टाइप का एक चार्ट बना हुआ आता है कि पहले साल इतना प्रीमियम, दूसरे साल इतना प्रीमियम, पहले साल सरेंडर वैल्यू ये रहेगी और रिस्क कवर इतना रहेगा। ठीक है, तो मैं हर सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर डेथ हो गई जिस पॉलिसी ओनर की तब क्या होगा, अगर डेथ नहीं हुई और पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, सरेंडर करा रहे हैं, तो क्या होगा। तो ये दोनों बातें कर लें। अब सर मान लेते हैं ना तो डेथ हुई ना सरेंडर कराई, उस केस में क्या होगा, हमारे क्या 10 लाख रुपए जो हमने दिए थे वो बेकार चले गए। आप सोच के देखिए ना, मतलब ठीक है हमें रिस्क कवर लेना था अपनी लाइफ के लिए, 15 लाख रुपीज का रिस्क कवर ले लिया, ये सरेंडर वैल्यू हो गई, ना तो हमने सरेंडर कराई, ना हमारा कोई डेथ हुई हमारी, ना पॉलिसी मैच्योर हुई। तो उस केस में क्या होगा, क्या ये 10 लाख रुपए गए तो गए? नहीं सर, इस पॉलिसी की एक मैच्योरिटी वैल्यू होती है। अगर आपको कुछ नहीं होगा तो 15th ईयर में आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। वो अमाउंट कितना होगा, आपने 10 लाख रुपए दिए, वो कहेंगे आप हमसे 18 लाख रुपीज ले लीजिएगा 15 साल। 15th ईयर में आप 18 लाख रुपए ले लीजिएगा या 20 लाख रुपीज ले लीजिएगा। ये वेरी करता है, ये अमाउंट वेरी करता है कंपनी टू कंपनी और पॉलिसी टू पॉलिसी। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड रहती हैं। अगर आप हाई रिस्क कवर लेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाता है, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा मेच्योरिटी का अमाउंट ज्यादा हो तब प्रीमियम बढ़ जाता है, अगर आप चाहें कि 15th ईयर की जगह नहीं मुझे 10वें साल में ही पैसा चाहिए, 11th ईयर में पैसा चाहिए, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशन होते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि तीनों सर्कमस्टांसेस में क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक तरह से, इसीलिए मैंने बोला था एक आप करा तो इसको नाम तो लाइफ इंश्योरेंस दिया है, लेकिन क्या दोस्त मैं ये नहीं कह सकता आपके दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। क्या ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं है? मान लेते हैं अब मैं आपको बताऊं सीधी सी बात, ये जो रिस्क कवर है ना, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट होता है सर। आपको देखिए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न अपने पैसे पर मिल गया, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट अपने पैसे पे मिल गया। कई बार ये जो रिटर्न होता है ये एफडी के रिटर्न से भी ज्यादा होता है, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम। एक और मजे की बात बताता हूँ, अच्छा पहले ये सुन लीजिए कि 80C का इससे क्या ताल्लुक है। 80C का स्कोप ये है सर, जितना भी प्रीमियम आप हर साल पे करेंगे 80C में डिडक्शन मिलता जाएगा। ऐसा नहीं ये पॉलिसी ले ली तो हर साल डिडक्शन मिलना ही मिलना है, प्रीमियम पे करेंगे तब मिलेगा सर। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, फर्स्ट ईयर में मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिए, तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिए, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। थर्ड ईयर में 1 लाख रुपए पे कर दिए, इसका आपको डिडक्शन। ठीक है, तो वहां आपको डिडक्शन मिलता गया। अच्छा 1-1 लाख रुपए आपने पे किए तो आपको 1 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा हर साल। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें? सर व्हाट अबाउट द अमाउंट दैट वी रिसीव, मान लीजिए हमें हमारी डेथ, मतलब जिसने भी पॉलिसी कराई उसकी डेथ हो गई, उसके नॉमिनी को ये 15 लाख रुपए मिले, तो ये दिस इज अ सम रिसीव्ड बाय ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ समबडी, क्या ये टैक्सेबल होता है? No. क्या सर हमने अगर मेच्योरिटी पर ये जो 20 लाख मिलने हैं, क्या ये टैक्सेबल होते हैं? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट।
This is one of the biggest benefit, that whatever sum you receive on maturity from life insurance company or on your life insurance, that sum will be exempt from tax. वो taxable नहीं होता। तो इस 20 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना आपको जब भी आपको ये सम मिलेगा। इसीलिए ये लोगों के लिए एक बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का भी। क्योंकि एक चीज आपको बता दूं, अगर आप एफडी कराएंगे तो एफडी पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर जो पैसा आ रहा है इस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है आपको, जो रिटर्न ऑफ इनकम आ रही है उस पर एक एडिशनल बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, आपको समझने के लिए जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा कि भाई ये प्रीमियम होता है। दिस इज प्रीमियम। प्रीमियम मतलब जो आप ईयरली पेमेंट कंपनी को करते हैं इन ऑर्डर टू टेक अ पॉलिसी। ठीक है। रिस्क कवर क्या होता है? इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योरर, अगर कोई पॉलिसी एक्टिव हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस इवेंट में आपको कितना सम नॉमिनी को मिलता है, दैट इज रिस्क कवर। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? अगर पॉलिसी बीच में हम सरेंडर कर देते हैं, हमें पॉलिसी नहीं समझ में आ रही, तो उस केस में क्या होता है, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। तो ये हर साल की सरेंडर वैल्यू डिफरेंट होती है, बिकॉज हर साल आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया ना। सो एवरी ईयर द सरेंडर वैल्यू इज डिफरेंट। नाउ व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू? मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलता है वो क्या होता है, वो आपको समझ आएगा कि अगर किसी की डेथ नहीं हुई और अगर किसी ने वो पॉलिसी सरेंडर नहीं कराई, तो जो पैसा लगाया है वो भाई इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया है, तो उसका रिटर्न भी तो मिलेगा। तो दिस इज मैच्योरिटी। कई बार ऐसा होता है, कई बार LIC की पॉलिसीज होती हैं जिस पर आपको बोनस भी मिलता है। तो ये जो 20 लाख रुपए लगाया आपने वो मिला, प्लस आपको और कितना मिल गया सर, 4 लाख रुपए और देंगे, तो आपको 24 लाख मिल गए। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको अब समझ आ गई। तो अब हम आइए पढ़ते हैं। सो प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ LIC क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिस इज अ नेम ऑफ अ कंपनी। दिस इज LIC इज अ नेम ऑफ अ कंपनी। तो ऐसा नहीं है ये LIC पॉलिसी आपको, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको LIC से ही करानी पड़ेगी। ये आप किसी भी कंपनी से करा सकते हैं, किसी भी इंश्योरर से करा सकते हैं, HDFC से करा सकते हैं, एक्सिस से करा सकते हैं, किसी से भी करा सकते हैं, बजाज से भी करा सकते हैं, वेर एवर यू वांट। एर्डा अप्रूव्ड होना चाहिए, एर्डा अप्रूव्ड इंश्योरर होना चाहिए, उससे आप ये पॉलिसी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो डू नॉट थिंक कि LIC, मतलब हाँ, ज्यादातर मतलब LIC कंपनी की अगर मैं बात करूं तो रिचेस्ट कंपनी इन इंडिया होगी मेरे हिसाब से। इनके पास जितना पैसा है वो मतलब बहुत बहुत, किसी कभी पूछ के देखना या पढ़ के देखना, तो ये तो मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत पैसा है, मतलब भयंकर पैसा है। ठीक है। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कुछ 1 लाख करोड़ का प्रीमियम मिल चुका है LIC को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैसा है। सो प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ, अब देखिए, ये पॉलिसी अगर आप खुद के लिए लेते हैं तो खुद के लिए ले सकते हैं। आप बात को समझिए। अगर आप अपने स्पाउस के लिए चाहें, अगर आपके हस्बैंड या अपने वाइफ का पॉलिसी अगर आप लेते हैं, उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाए। सो यू कैन टेक द पॉलिसी इन योर ओन नेम और यू कैन टेक द पॉलिसी इन योर स्पाउसेज नेम ऑल्सो, और एनी चाइल्ड वेदर मेजर और माइनर, और एनी चाइल्ड वेदर मेजर और माइनर। और अगर कोई HUF है, HUF के केस में पॉलिसी आप किसी भी मेंबर के नाम पर लेंगे तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, ही इज मैरिड, he has a spouse, he has children also। ठीक है, स्पाउस भी है और चिल्ड्रन भी। ना तो ये शी इज अ हाउसवाइफ एंड दिस चाइल्ड इज माइनर। ठीक है। अब इस इंडिविजुअल ने सेल्फ मतलब खुद के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम जाता है 1 लाख रुपए। इन्होंने अपने वाइफ के स्पाउस के नाम पर एक पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम है 10,000 रुपीज। इन्होंने अपने चाइल्ड के नाम पर एक पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम है 30,000 रुपीज।
अब ये जो डिडक्शन है इंडिविजुअल को कितना डिडक्शन मिलेगा 80C में, इन तीनों का सम 1,40,000 rupees is the deduction that this particular individual Mr. A will get. मिस्टर ए को 1,40,000 का डिडक्शन मिलेगा, मतलब ही विल बी एलिजिबल टू टेक डिडक्शन फॉर द प्रीमियम पेड फॉर द स्पाउस एंड फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर खुद की पॉलिसी ली है वो भी, अगर वाइफ की पॉलिसी ली है तो उसके प्रीमियम का भी डिडक्शन इनको मिल जाएगा अगर पेमेंट इन्होंने किया होगा तो। So if you make a payment for your spouse or for your children, in case of LIC policy, you get a deduction for all. सबके लिए डिडक्शन मिल जाए। So the deduction that the assessee will get is 1,40,000 rupees. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप खुद की ही पॉलिसी अगर आप कराएंगे, खुद का ही प्रीमियम अगर आप पे करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। यू विल गेट डिडक्शन ऑन द प्रीमियम पेड फॉर स्पाउस, यू विल गेट डिडक्शन ऑन द प्रीमियम पेड फॉर चिल्ड्रन एज वेल। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बात और करते हैं। इसमें कुछ पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज बिफोर 31/3/2012, 31/3/2012 से पहले की जो पॉलिसीज होंगी उनके केस में क्या होगा, ओनली इफ प्रीमियम इज 20% ऑफ द सम अश्योर्ड आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब ये दोस्त कि अगर पॉलिसी का सम अश्योर्ड मतलब वो जो रिस्क कवर होता है आपका, ठीक है, रिस्क कवर पॉलिसी का कितना है, 1,00,000 रुपए, और आपका प्रीमियम कितना है, 15,000 रुपए। तो आपका प्रीमियम रिस्क कवर का कितना परसेंटेज हो गया, 15%। आपका प्रीमियम रिस्क कवर का सम अश्योर्ड का कितना परसेंट हो गया, 15%। आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर यही प्रीमियम 25,000 होता, आपको डिडक्शन नहीं देते सर। यू विल सी द परसेंटेज of your premium compared to your risk cover। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर आपने कोई पॉलिसी ली है 31/3/2012 से पहले की, उसमें आपका प्रीमियम इज 20% ऑफ द सम अश्योर्ड, तब जाके, मतलब 20% से कम हो सकता है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इससे कम हो सकता है। अगर आपका प्रीमियम 20% से कम है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, अगर 20% से ज्यादा आपका प्रीमियम हो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने पॉलिसी 2012 से लेकर 2013 तक कराई है तब आपका 10% होना चाहिए कम से कम प्रीमियम, मैक्सिमम 10% होना चाहिए। 10% से ज्यादा का प्रीमियम हुआ तो फिर पॉलिसी नहीं हो पाएगी, मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा, पॉलिसी करा सकते हैं। 2013 के बाद के उन्होंने बोला कि आपका प्रीमियम 10% ही होना चाहिए। यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन ऐड कर दिया, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है जिसका प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस केस में 15% भी हो सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपका जो प्रीमियम पे कर रहे हो आप, वो 10%, 15% और 20% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। आइए सर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, हर चीज़ का एनालिसिस करके देखना चाहिए। मान लेते हैं सर अब मुझे मिल रहा है इसमें बहुत अच्छा खासा डिडक्शन, आप मेरी बात को समझिएगा क्या होगा। ये क्या बचना चाह रहे हैं, ये बचना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करिए सर जो आपका लॉन्ग टर्म रहे। अब देखिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,00,000 रुपए की पॉलिसी ली, आई टुक अ पॉलिसी ऑफ 1,00,000 रुपीज,
व्हाट एम आई डूइंग, आप देखना अभी क्या कर रहा हूं मैंने फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे किया 50,000 रुपए, सेकेंड ईयर प्रीमियम पे किया 50,000 रुपए, 3 साल की पॉलिसी ले ली मैंने। तीसरे साल मुझे 1 लाख रुपए मेच्योरिटी पे अमाउंट मिल गया, क्योंकि 2 साल में मेरी डेथ नहीं हुई, और 3 साल मुझे, तीसरे साल मुझे मेच्योरिटी पे 1 लाख रुपए का अमाउंट मिल गया। मैंने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, 1 लाख मिल गया, 1,10,000। अब आप देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट 2 इयर्स में असेसी ने 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया 80C में। यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी एसएससी ने 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया 80C में। और ये जो 1 लाख रुपए मेच्योरिटी पे मिला एसएससी को, ये टैक्स फ्री हो गया। इसका सर डिडक्शन क्लेम कर लिया, और यहां जो मेच्योरिटी पे पैसा मिला वो टैक्स फ्री मिल गया। विन विन हो गई एसएससी के लिए। तो ये टैक्स बचाने का एक वो बन जाता, एक तरीका बन जाता। आप इससे टैक्स प्लानिंग कर लेते। गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि आप 50-50 हजार रुपए की 2 प्रीमियम देके, यहाँ पर आपकी, आप सोच के बताइए आपकी लाइफ इंश्योर हुई क्या? आप 50,000 रुपए दे रहे हैं और आपको मिल कितना रहा है? सिर्फ 1 लाख रुपए। अगर आपकी यहाँ पर डेथ हो जाती है तो 50 लाख के होने पर 50,000 प्रीमियम पे करने पर आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? एक्चुअल इंश्योरेंस क्या होता है कि 50,000 दूं, कम से कम 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए मिले। वो कब होता है? अच्छा, क्या प्रीमियम ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, आपको लंबे टर्म के लिए पॉलिसी लेनी पड़ेगी। आप 6 इयर्स की पॉलिसी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आप ऐसी पॉलिसी लीजिए जहां पर आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 50K, अगले साल 50K, अगले साल 50K, नेक्स्ट ईयर 50K, फिर नेक्स्ट ईयर 50K, फिर नेक्स्ट ईयर 50K। तो आप अब कितना पैसा दे रहे हैं कंपनी को? देखिए, ऐसा नहीं है, कोई कंपनी जादूगर नहीं है। यू यू आर गोइंग टू गिव ओनली 50,000 रुपीज एंड दे विल गिव यू एम्पल सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, वो भी इंश्योरेंस का भी एक बिजनेस होता है सर, उनका भी एक बिजनेस मॉडल है। वो लोग हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वो बेवकूफ नहीं है। दे नॉट इडियट्स कि वो ऐसे ही आपको 50,000 रुपए देने पर 15 लाख का अमाउंट दे देते हैं। सो दे हैव डन देयर कैलकुलेशन, उन्होंने सब सारी कैलकुलेशन करी हुई है। आप, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, उनके यहाँ हमारी जो डिग्री है उससे बहुत अच्छी डिग्री एक्चुअरीज बैठे होते हैं उनके लिए। एक एक्चुअरी की डिग्री होती है, ठीक है। ये कुछ पूरे इंडिया में 130 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन। वैसे 130 करोड़ नहीं है, ये सेंसस हुआ था 2010 में, 10-11 में हुआ था। अब तक 150 करोड़ आराम से हो गई होगी, ठीक है, या तो अंडर रेटेड फिगर है ये। सो 130 150 करोड़ में सिर्फ 1 लाख कुछ एक्चुअली है इंडिया में आज की डेट। शायद ये नंबर बढ़ गया हो, थोड़ा बढ़ गया हो, 2 लाख हो गए होंगे बस, इससे ज्यादा एक्चुअली नहीं। तो इट्स अ वेरी हाई पेड जॉब। अगर आप चाहें तो इसके कुछ 9 या 10 लेवल्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि आप इतना प्रीमियम रखो, इतना रिस्क कवर रखो, इतनी सरेंडर वैल्यू रखो, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने 50-50 हजार रुपए दिए और मेरा रिस्क कवर 10 लाख का हुआ, तब तो मुझे फायदा है। तो आपको लग रहा होगा सर इसका और इसका क्या रिलेशन निकाला वहां पे। अब आप देखिए दोनों पॉलिसीज में अंतर देखिए। यहाँ पर जो प्रीमियम अमाउंट है, ये जो प्रीमियम अमाउंट है, ये सम एश्योर्ड का कितना परसेंट है? 50% है। यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड का कितना परसेंट है? 5% है दोस्त। अब समझ में आई जेन्युइन पॉलिसी कौन सी लग रही है? ये वाली पॉलिसी जेन्युइन है या फिर ये वाली पॉलिसी जेन्युइन है? सर ये पॉलिसी जेन्युइन है। यहाँ 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो कम से कम 10 लाख रुपए अगर कुछ हो गया तो मिलेंगे, तो 10 लाख रुपए। यहाँ पर एक्चुअल में असेसी अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाह रहा है। यहाँ पर असेसी क्या कर रहा था, ये बस टैक्स का बेनिफिट लेना चाह रहा था। ये हर साल तीसरे साल फिर एक पॉलिसी ले लेगा, 50,000 रुपए देगा और 1 लाख या 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड करा लेगा। 2 साल प्रीमियम पे करेगा, 1 and 2 ईयर प्रीमियम पे करेगा 50,000 रुपए का, और जैसे ही थर्ड ईयर आएगा 2 लाख रुपीज वो करा लेगा, क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी पर ले लेगा।
तभी उन्होंने बोला कि आपका जो प्रीमियम है वो आपके सम एश्योर्ड का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अलग अलग केसेस दिए। अगर होगा तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि एक्चुअल में आप लाइफ इंश्योर कराना चाह नहीं रहे, आप तो टैक्स बचाना चाह रहे हैं बस एक तरीके से। समझ आया? तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात है, लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था लाइफ इंश्योरेंस का वो समझाना आपको जरूरी था। ये नहीं समझ में आता तो ये कभी समझ नहीं आता। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो इन्होंने क्या बोला, प्रीमियम शुड बी 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो इसको दूसरे तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा सम एश्योर्ड 10 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, या 10 लाख मिनिमम, 10 लाख मेरा सम एश्योर्ड होना चाहिए। ठीक है ना? इसका ये 10% होगा और ये इसका 10 टाइम्स होगा। राइट है बॉस? तो जितना भी मैं, आप ऐसे बैक कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आप 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप अपना रिस्क कवर या सम एश्योर्ड देख लो कितना है। अगर वो 5 लाख या उससे ज्यादा का हुआ, तब तो आपका जो प्रीमियम है ये क्वालिफाई हो जाएगा 80C के डिडक्शन के लिए। और ये जो आपको एंड में 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये टैक्स फ्री भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 70,000 के प्रीमियम पर 5 लाख की पॉलिसी करा के बैठे हैं, तो आपको ना तो 80C का डिडक्शन मिलेगा, ना आपको ये जो लमसम अमाउंट मिलेगा मेच्योरिटी पर, ये टैक्स फ्री होगा। दोनों ही बेनिफिट हटा दी, क्योंकि आप फिर गलत फायदा उठाते हैं इस पॉलिसी का। ठीक है जी? तो ये रीजन था। अब ये इन्होंने टाइमलाइन दी हुई है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइम पे दे वांट की, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट रूल्स थे, तो इसलिए ये अभी तक आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली है कुछ नहीं, 2012 से पहले 20% था, 2012 के बाद 10% है। सिंपल है। बस ये 2013 के बाद एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए 15% है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो आपके लिए तो 20 और 10 ही है। और दोस्त, इससे पहले की बातें ज्यादातर होंगी नहीं आपसे, 2012 से पहले की बातें आपसे करेंगे नहीं, तो वो बात की ही होंगी। आप तो 10% याद रखना, मेन बेसिक। ठीक है? तो डिडक्शन किसका मिलेगा दोस्त? जो हमने प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? जो आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है वो आप खुद के नाम पर, या फिर आप चाहे तो अपने स्पाउस को भी इंश्योर करा सकते हैं। आप अपने चाइल्ड का भी प्रीमियम दे सकते हैं, वेदर योर चाइल्ड इज मेजर और माइनर। उसके केस में क्या होगा, आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, मैक्सिमम डिडक्शन क्या है? ये देखिए, दीज आर ऑल, अभी मैंने बताया ना आपको, 80C में हम 20 से 22 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पढ़ेंगे, 20 to 22 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो क्या लाइफ इंश्योरेंस में 1.5 लाख का डिडक्शन अलग मिलेगा और इसके बाद वाले ऑप्शन में अलग मिलेगा, ऐसे करके 22 इंटू 150 का डिडक्शन मिल जाएगा क्या? नहीं सर। ये जितने भी टोटल 22 ऑप्शंस है ना, इन सबको मिला के टोटल 1.5 लाख रुपए का बस। तो अगर सर मेरी 30 लाख रुपीज इनकम है, तो 80C का डिडक्शन मैक्सिमम कितना रहेगा सर? 1.5 लाख ही रहेगा। सर 1 करोड़ किसी का पैकेज होता है, तो और सैलरी वाला पैकेज है, तो उसको क्या डिडक्शन मिलता है सर? कुछ नहीं सर, 1.5 लाख ही मिलता है। और जाहिर सी बात है, ये अपने 1 CR में से कम 30 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करते होंगे कहीं ना कहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलता उनको, उसका सिर्फ मैक्सिमम डिडक्शन इज 1.5। तो क्या उन लोगों के लिए ये लिमिट बढ़ा देनी चाहिए? अगर आप इतना ही गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट करे, और आप चाह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट लोग लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो वाई इज दिस लिमिट नॉट एक्सटेंडेड? ये कई साल हो गए सर, 1.5 लाख रुपए आपको भी पता है साल में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। अगर कोई 20 लाख कमा रहा है, 25 लाख कमा रहा है, 40 लाख कमा रहा है, यू नो दैट पर्सन इज गोइंग टू इन्वेस्ट। आप कैप लगा दीजिए इस पे, आप लिमिट लगा दीजिए, लॉक इन पीरियड लगा दीजिए 10 साल का, कोई दिक्कत नहीं। पीपल विल बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन। अगर आपका सच में इंटेंट यही है, अगर आपका सच में इंटेंट यही है कि आप लोगों को चाहते हैं पैसा सेव करें, लंबे टाइम के लिए पैसा सेव करें, तो आपको ये कर देना चाहिए। लेकिन ये 1.5 लाख ही है सालों से, और इतना ही रहेगा। तो हमारा भारत महान। चलो नेक्स्ट, in the above case the sum
received including the bonus, ये मैंने आपको बताया जो sum receive होगा including the bonus shall also be exempt under section 1010D. So the sum that you're going to receive on maturity that will also be exempt under 1010D. वो यहाँ पर exempt नहीं है, वो वहां पर 10 section 10 में उसे exemption दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, समझिए. Sum received under Keyman insurance policy shall not be exempt. It will not be exempt. तभी हमने इसे बोला कि हमें ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, फिर हमने बोला ये कभी कभी सैलरी में भी टैक्सेबल होगा, फिर हमने बोला कभी कभी ये अदर सोर्सेज में भी टैक्सेबल होगा. डिपेंड करता है आप किसके लिए करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, तब जाके ये आपको टैक्सेबल तो होगा सर. अच्छा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप समझिए. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप समझिए, क्योंकि वो भी एक किसी की लाइफ इंश्योरेंस ही है. ये कीमैन इंश्योरेंस यहाँ पर क्यों लेकर आए? क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस इज नॉट इंश्योरेंस ऑफ सम स्टॉक और बिल्डिंग और मशीनरी. कीमैन इंश्योरेंस इज ऑल्सो इंश्योरेंस ऑफ अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग विच इज अ की मैन इन योर बिजनेस. ठीक है, तो ये भी लाइफ इंश्योरेंस ही होता है. ये भी लाइफ इंश्योरेंस ही होता है. ठीक है, आइए सर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अगर उसमें पैसा लगा दिया तो ये डिडक्शन दे देंगे. तो देखते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है. प्रीमियम पेड इन केस ऑफ डेफर्ड एन्युटी प्लान, DAP. अब डेफर्ड एन्युटी प्लान क्या होता है? तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. एन्युटी प्लान क्या होता है? आपसे बोलते हैं कि 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप 1-1 लाख रुपए दे दीजिए सर. एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस कुछ भी हो सकता है ऐसे प्लान. 6th ईयर कुछ नहीं होगा, 7th ईयर कुछ नहीं होगा, 8th ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा? आपको 90,000 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. और ये आपको अगले 20 साल तक मिलेंगे. तो देखिए क्या हुआ, आपने 5 साल पैसा दिया, आपको 20 साल तक 90,000 मिलेंगे. तो इसे बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी प्लान. अब आप कहेंगे सर इस कंपनी जो ये पैसा देगी उसको तो लॉस हो जाएगा. बिल्कुल नहीं होगा दोस्त. कभी कैलकुलेशन करके देख लेना, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान उठा के देख लेना. आप बोलोगे तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान क्लास में ले लूंगा और उसे आपको समझा दूंगा. आपको देखने में, मैं कह रहा हूँ देखने में आपको लगेगा कि अरे कितना ल्यूक्रेटिव है. आप कहोगे सर दिस इज सो ल्यूक्रेटिव, ये कैसे दे रही है कंपनी, ये तो बहुत ही पैसा दे दिया कंपनी ने. लेकिन एक्चुअल में समवॉट एफडी का रिटर्न जितना होता है उतना ही रिटर्न होता है. वो उसको स्ट्रक्चर इस तरीके से करते हैं कि देखने में बहुत ल्यूक्रेटिव. अच्छा, मतलब हमने 5 लाख दिए और ये 20 साल तक 90,000 मिलेंगे. तो 20 साल तक 90,000 मिले तो सर 18 लाख रुपए मिल जाएंगे 5 लाख के. तो देखने में बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है लेकिन एक्चुअली होता नहीं है इतना. मतलब होता है लेकिन उसका रीजन ये नहीं होता, कुछ और रीजन होता है उसका. वो रीजन ये रहता है कि ये जो पैसा मिलता है ना एंड में मैच्योरिटी पर, ये टैक्स फ्री रहता है. और यही पैसा अगर रिटर्न, तो इसका भी ये जो भी प्लान मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे का रिटर्न एफडी के रिटर्न जितना ही होता है, ज्यादा नहीं होता बहुत. लेकिन द ओनली डिफरेंस इज एफडी का जो इंटरेस्ट आता है ना सर, एफडी का जो इंटरेस्ट आता है उस पर लगता है टैक्स. और ये जो पैसा आ रहा है 90,000 रुपीज, ये टैक्स फ्री होता है. तो यहाँ आपका बहुत अमाउंट बच जाता है. एक एनालिसिस आपको भेजूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा मैं, सो दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश और अंडरस्टैंड बिटवीन टू. आई डोंट वांट यू गाइज टू जस्ट बी एक मतलब बस लॉ पढ़ लिया एंड यू आर जस्ट हाँ कि ये सेक्शन पता है वो पता है. अप्लाई योर ब्रेन यार, जस्ट एनालाइज एनीथिंग व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट एनालाइज इट. बी एन ऑलराउंडर. Do not stick to only taxation, do not stick to only finance, do not stick to only company law. You should have one specialty, that is for sure. You should have one specialty. I always feel that a person should put in all the efforts in only one direction. आप स्पेशलाइजेशन करो, आज की डेट में उसी की वैल्यू है. बट दूसरी चीजों में एकदम वो ना हो जाए कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है, ये क्या होता है, वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज. हाँ, कुछ एरियाज हो सकते हैं, जैसे मुझे कंपनी लॉ बिल्कुल नहीं पसंद. मैं इन माई प्रैक्टिस ऑल्सो आई लुक आफ्टर जीएसटी एंड इनकम टैक्स. जीएसटी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है.
इनकम टैक्स भी मैं देखता हूँ। मैं कंपनी रिलेटेड कुछ नहीं करता सर। अगर कोई बोले कि कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है, आई रेफर इट टू सम अदर चार्टर्ड अकाउंट। ना मुझे सीखना है सर, मुझे एफर्ट ही नहीं डालने उस जगह। सो दैट इज माई कॉल। हर किसी का अपना अपना वो रहता है, ठीक है। इफ यू लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में जाओ। अगर आपको IFRS मतलब अकाउंटेंसी में आपको इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बैंक्रप्सी कोड आया था अभी नया, उसमें लोग कर रहे हैं। अभी थोड़े साल पहले रेरा एक्ट आया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। पीपल आर गोइंग, दे हैव स्पेशलाइज्ड इन दैट। वो सिर्फ और सिर्फ रेरा का काम कर रहे हैं और उसमें उनको दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, दे आर अर्निंग ह्यूज सम्स ऑफ अमाउंट। So have some speciality, but apply your brain हर जगह। everything which comes in front of you, you should be able to analyze it। कोई बेवकूफ ना बनाए, ठीक है। तो ये डेफर्ड एन्युटी प्लान होता है। अब कहोगे सर कि ये प्लान कौन लेगा, क्यों नहीं लेगा सर? अभी 5 साल मुझे पता है मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। आप आपकी जॉब लगी सर, आप इतने पैसे कमा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है उस पैसे का। तो यू इन्वेस्ट इन अ प्लान लाइक दिस। क्योंकि अभी 5-6 साल तो हम, वी कैन वर्क हार्ड। ये 5 का नहीं होता, ये जनरली 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, 5 का भी होता है। तो अभी आपको पता है नेक्स्ट 10 years माई जॉब इज सिक्योर एंड आई एम एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ अमाउंट। तो अभी नेक्स्ट इन 10 साल में मैं क्या करूंगा, आई कीप इन्वेस्टिंग इन दिस। मैंने 1 लाख का प्रीमियम, 2 लाख का प्रीमियम, इस टाइप से कुछ सेट कर लिया। मैंने क्या करा दोस्त, मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया कि 10 साल बाद अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो पता चले कहीं से, या जॉब अच्छी नहीं है, या कम हो गई सैलरी, या कुछ भी हो गया, मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं, तब भी मेरे को 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, वो सॉरी साल का, ईयरली आ रहा है। कई लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं फॉर द फर्स्ट 10 years, जैसे लेटेस्ट से कि 25 पर उनकी जॉब लगी, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग 1 लाख और 2 लाख रुपीज इन दिस काइंड ऑफ प्लान्स। क्या करते हैं, 35 की एज तक उन्होंने ये अमाउंट दिया। अब 35 की एज के बाद दे विल स्टार्ट रिसीविंग 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज पर ईयर। दोस्तों लोग इससे फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं। वो कैसे कि 35 ईयर्स ऑफ एज पर आए, ऑब्वियसली विल हैव अ चाइल्ड, लोग सोचते हैं। तो अब क्या होगा सर, ये जो 2 लाख रुपए इसका प्रीमियम आ रहा है ना, जो हमने सिर्फ 10 साल का प्रीमियम दिया, अब हमारे चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 लाख रुपए आएगा, हम सीधे डायरेक्ट फीस डिपॉजिट कर देंगे। वो जो बर्डन आप पर अब पड़ने लगेगा आफ्टर द एज ऑफ 35, उसकी प्लानिंग आपने 25 to 30 में ही कर ली। आपने कहा कि मेरी 32 35 32 की एज में वेडिंग होगी या फिर मैरिज करूंगा अगर मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, बीइंग अ बैचलर आई डोंट हैव मेनी एक्सपेंसेस आल्सो, सो आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। और उसके बाद क्या होगा, मैं घर ले लूंगा एक, 32 या 33 की एज में मैं एक घर ले लूंगा, और वो घर मैं लोन ले लूंगा, उसकी EMI आएगी। उसकी EMI क्या आएगी, साल की, लेटेस्ट से 50 लाख का घर लिया तो साल की 4 लाख रुपए या 3-4 लाख रुपए की EMI आ रही है। और मैंने एक इस टाइप का प्लान ले लिया, 2 लाख रुपए तो साल के मुझे उससे मिल रहे हैं। तो मेरी सैलरी पे जहां पर 3-4 लाख का बर्डन पड़ता 35 की एज के बाद, अब मेरा मेरा वो बर्डन रिड्यूस होकर 1 to 2 लाख ही हो गया, क्योंकि ये 2 लाख रुपए उस प्लान से आ रहे हैं। तो हर टाइप का प्लान होता है, तो उस हर टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो 10-10 हजार हर साल दे रहा हूँ, और मुझे ना 30 साल बाद 10-10 हजार नहीं, 50-50 हजार रुपए साल के दे रहा हूँ। ऐसे भी प्लान होते हैं कि 10 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, और ना तो आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे 10 साल तक प्रीमियम पे किया तो 11वें साल पैसा मिल जाए, नहीं। 30 साल बाद सीधे के सीधे 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए, इस टाइप का बड़ा अमाउंट मिल जाता है लमसम। तो हर किसी का अपने अपने हिसाब से लोग प्लान लेते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप कोई डेफर्ड एन्युटी प्लान में पैसा लगाते हैं तो वो किस किस के लिए, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रीमियम पेड टू द इफेक्ट ऑफ कीपिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी फॉर द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल और हिज और हर स्पाउस और चाइल्ड। सो दिस इज ऑल्सो अगेन डेफर्ड एन्युटी प्लान किसके लिए, खुद के लिए, वाइफ के लिए, मतलब स्पाउस के लिए सॉरी, और चाइल्ड के लिए, ठीक है। बस सर यही है। आप देखिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी है, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। डोंट
डोंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे 22 अभी तो अच्छा लग रहा होगा कि डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसे 22 ऑप्शंस आ जाएंगे ना, तब लगेगा सर याद कैसे करें। तो जितनी कम इन्फॉर्मेशन याद रखोगे उतना अच्छा है। मतलब कम से मेरा मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी स्किप कर देंगे। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, आपको बस नाम याद रखना है, डेफर्ड एन्युटी प्लान, डीएपी, और खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए। ओके है सर, चलिए आगे आ जाइए। सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग डेफर्ड एन्युटी। तो ये डीएपी, ऊपर भी डीएपी पढ़ के आ रहे हैं, डेफर्ड एन्युटी प्लान, तो ये वाला डीएपी किसके लिए हो गया सर, गवर्नमेंट वाला है, तो डीएपीजी हो गया। ठीक है। अमाउंट डिडक्टेड, इसमें क्या है, अमाउंट डिडक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप इतना समझ गए होंगे पढ़ के। तो आपकी ही सैलरी में से एक अमाउंट काट लिया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में से, और डेफर्ड एन्युटी प्लान में अगर डाल देंगे तो उसका बेनिफिट आप 80C में दे सकते हैं, in accordance with the condition of his service, securing a deferred annuity or making provision for his spouse or children। तो वो आप कह सकते हो कि आप अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से कह दो कि सर आप मेरे सैलरी में से साल का इतना अमाउंट काट लिया करिए फॉर दिस प्लान, यू डिडक्ट दिस मच अमाउंट, आई एम गिविंग यू परमिशन एंड यू डिडक्ट दिस मच अमाउंट। तो जो भी पर्सन होगा वो अपने रिटर्न में से क्लेम कर सकता है, 80C का डिडक्शन ले सकता है। The excess if any over 1/5 of the salary is to be ignored। देखिए सर यहाँ पर एक तरह से लिमिट दे दी, लिमिट क्या दे दी, 1/5 ऑफ सैलरी। मतलब अगर मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, ठीक है, और मैंने, या 10 लाख नहीं ले रहा मैं, अमाउंट थोड़ा कर, मान लीजिए मेरी सैलरी 5 लाख रुपए, मैंने अपने एम्प्लॉयर से बोल दिया कि आप 3 लाख रुपए काट लीजिएगा सर साल के, तो 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं। आप कहोगे सर 1.5 मैक्सिमम है 80C में, तो 1.5 मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 1.5 भी नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 ऑफ सैलरी करेंगे तो कितना आ रहा है इसका, 1 लाख रुपीज आ रहा है। तो इसे डेफर्ड एन्युटी प्लान से, इस वाले प्लान से, इस वाले पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से 1 लाख से ज्यादा का नहीं मिल सकता, कंसिडरिंग हिज सैलरी। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस, ये जो लिमिट है 1/5 ऑफ सैलरी, ये सिर्फ इस वाले पॉइंट के लिए। 80C की एज अ होल लिमिट क्या है, 1,50,000। उसमें आप चाहो तो 10,000 का डेफर्ड एन्युटी प्लान ले लो, 10,000 का प्रीमियम ले लो, वो आप कैसे भी डिवाइड करना चाहते हो कर सकते हो। पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए कई लोग होते हैं, पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है सर, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप भी से भी होता है। अगला क्या आ जाता है सर, एसपीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ। पीपीएफ आपने सुना होगा, एसपीएफ आरपीएफ नहीं सुना हो, पीपीएफ आपने सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट। आपके पेरेंट्स ने पक्का 100% पीपीएफ में पैसे लगाए होंगे, 100%। पीपीएफ बहुत पसंदीदा होता है हमारे से जो सीनियर जनरेशन है, उनका दिस इज वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस टू इन्वेस्ट। ठीक है, उनको एफडी पसंद है, एलआईसी पसंद है और पीपीएफ पसंद है। इनमें आप बोल दो हाँ सर इतने पैसे, हाँ लगा दो, लगा दो और लगा दो। वो कोई एक नया प्लान लेकर आओगे ना, ये प्लान अच्छा है, भले इस प्लान से अच्छा क्यों ना हो, इससे ज्यादा रिटर्न क्यों ना हो उसमें, वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं तुम एलआईसी के, हाँ एलआईसी की पॉलिसी ले लेते हो, इसमें पीपीएफ में वैसा हाँ लगा देते। ठीक है दोस्त। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इस टाइप की पॉलिसीज में पैसा लगाना बहुत अच्छा रहता है। आप अर्ली एज से आपके पेरेंट्स ने आपकी पॉलिसी करा दी होंगी, वो साल में आपके 30-40 हजार, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे देते होंगे। अभी आपके, आप बड़े हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपकी प्रीमियम पॉलिसी चलती आ रही है, चलती आ रही, चलती आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा आपको अचानक से बोलेंगे कि आपका वो पॉलिसी मैच्योर हो रही है, आपको 20 लाख रुपए का पेमेंट मिल रहा है, आपको 15 लाख रुपए का पेमेंट मिल रहा है। सो दिस हैपेंस। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो पीपीएफ, रिकरिंग प्रोविडेंट फंड, इन सब में भी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है जी। आइए देखते हैं क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनी प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, अब देखिए मैं एक चीज बता दूं, हर बार आपके सामने एक नया नाम आ जाएगा, यू विल गेट अ न्यू नेम इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल थिंक कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो मैं आपको बता दूं एवरीथिंग, मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूंगा, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए हर जगह ना कुछ पैसा आप दे रहे हो, वो पैसा किसी फंड में या फिर किसी भी फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। हो सकता है आपको ईयरली कुछ उसका प्रीमियम मिले इंटरेस्ट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, या फिर एक बाद में एंड में जाके लमसम।
अमाउंट मिल जाए, तो किसी भी तरह मिल सकता है। अब जैसे मैं ऊपर डेफर्ड लाइफ इंश्योरेंस की बात की थी, तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको एक सीधा इकट्ठा सम मिलता है। डेफर्ड एन्युटी प्लान में हर साल कुछ ना कुछ मिलता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखिए, इसमें यहाँ प्रीमियम भरते रहेंगे, और मतलब बहुत सारे प्रीमियम भरते रहेंगे, और बहुत लेटर स्टेज पे जाके एक बार लमसम अमाउंट मिलेगा। डेफर्ड एन्युटी में मैंने आपको क्या बताया कि 1 2 3 4 प्रीमियम भरा, 2 3 साल के गैप के बाद फिर से अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा। पीपीएफ में क्या है, पीपीएफ में क्या है, इट इज लाइक एन एफडी ओनली, ठीक है। पीपीएफ अकाउंट में चली जाती है, उसका अकाउंट अलग होता है, लेकिन ये एफडी की तरह है। आपने आज 10 लाख रुपए डाल दिए, आपको हर साल का इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट मिलता है वो इसी में जुड़ जाता है, इसी में अक्यूमुलेट होता जाता है, इसी में जुड़ता जाता है, इसी में जुड़ता जाता है। आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जो भी हम पढ़ेंगे अभी कुछ ना कुछ, उसका बस नाम है, हो तो अल्टीमेटली क्या रहा है, कहीं आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है और वो कहीं किसी एक सेफ प्लेस पे जाके, एक सेफ फंड में जाके, एक सेफ जगह पे जाके इन्वेस्ट हो जा रहा है, जिसका रिटर्न आपको या तो ईयरली बेसिस पे मिलेगा या लमसम बेसिस पे मिलेगा, वॉट एवर द केस। तो अगर आप इसमें कुछ डिपॉजिट करते हैं, इवन देन यू विल गेट अ डिडक्शन। To which Provident Fund Act applies and recognized Provident Fund qualifies for the deduction। तो ऐसा Provident Fund जो कि क्वालिफाई कर रहा है 80C के लिए। तो अब सर हमें कैसे पता चलेगा ये क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा? कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा कई फंड्स के ऐड आते हैं या कई पॉलिसीज होती हैं, तो उसमें लिखा रहता है नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसकी वो रहती है, क्या बोलते हैं, इसके स्पेशल बेनिफिट्स में लिखा रहता है दिस अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। कई म्यूचुअल फंड में लिखा होता है कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो आपको 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप। तो वो ऑलरेडी बता देते हैं, क्योंकि उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो आपको बता देते हैं यू विल गेट बेनिफिट समवेयर एल्स आल्सो। Contribution made to any provident fund set up by the central government and notified in this behalf। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सर मतलब बेसिकली वही है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 1968 का, उसमें पैसा लगाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये आप इंडिविजुअल अपनी खुद के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, चाइल्ड के नाम पे लगा सकता है, और अगर एचयूएफ है तो वो अपनी फैमिली के नाम पर लगा सकता है, ठीक है। बस मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 का डिडक्शन की है, तो वो तो 80C की भी लिमिट 1,50,000। एक बात बताओ दोस्त, अगर ये यहाँ पे बोल देता मैक्सिमम लिमिट 4 लाख रुपए, लेकिन 80C ने पहले बोल दिया मेरी लिमिट 1.5 लाख है, तो तुम लगा दो 4 लाख लगाना, 20 लाख लगाना, कितना भी लगा दो, मैं तो डिडक्शन 1.5 का ही दूं, ठीक है। तो इसको वो लिमिट सुपरसीड कर। चलिए, अब अगला क्या आ गया सर, एनी सम पेड और डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, सब्सक्रिप्शन टू एक योजना बना दी है सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, इसमें आप पैसा लगाइए। ये किसके लिए है सर, सुकन्या से आपको समझ आ गया, सुकन्या, तो ये कन्या के लिए है, और अच्छी कन्या, सुकन्या इज अच्छी कन्या। तो जो लोग गंदी बच्चियां हैं उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। आप में से किसी के लिए नहीं है, आज बैच में जितनी भी लड़कियां उनके लिए ये नहीं, ठीक है। So this is amount for the education of girl child, or their education, their marriage, and for their life after marriage also. So this is an amount which you deposit in this scheme। अगर आप स्कीम में डिपॉजिट करते हो अपने बच्चे चाइल्ड के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 80C में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन करेगा, ये खुद वो पर्सन, वो लड़की तो करेगी नहीं, वो बच्ची तो करेगी नहीं, दिस इज फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। Subscription to any security on this scheme as central government may notify accordingly। Sukanya has been notified to provide that all the sum paid or deposited, provided all the sum paid or deposited during the previous year in the said scheme by an individual in the name of any girl child of the individual। मतलब इंडिविजुअल करा रहा है अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पर, तो उसे मिल जाएगा। किसे मिल जाएगा, इंडिविजुअल को मिलेगा डिडक्शन। या फिर कोई ऐसी गर्ल चाइल्ड जिसका वो एक लीगल गार्जियन, ठीक है। तो मिस्टर ए हैं, अगर मिस्टर ए हैं, उनकी गर्ल तो नहीं है, लेकिन वो किसी एक लेट्स से सी के लीगल गार्जियन है, तो अगर सी के नाम पर वो कुछ डिपॉजिट कराते हैं इस अकाउंट में, तो उसका बेनिफिट मिस्टर ए को डिडक्शन के तौर पर मिल जाए, ठीक है। वुड बी एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन ऑफ 80। सिंपल सर, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट डिडक्शन इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी आपने सुना होगा, ये एनएससी के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है? एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें भी यही होता है, यू गेट अ सर्टिफिकेट, आप इतने का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। मतलब बेसिकली सर्टिफिकेट से मतलब है ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और उस पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है और मेच्योरिटी पर प्रिंसिपल भी वापस मिल जाता है। तो अब वही बात है, अब मैं इसमें आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप ले लेते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे डाल देते हैं, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा ईटीसी में। दैट सिंपल। अगर इसमें आप पढ़ेंगे भी तो आपको पता लग जाएगा। सेविंग सर्टिफिकेट है सर, कुछ नहीं है, एक तरह का सेविंग अकाउंट समझ लीजिए आप, नाम अलग दे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें नहीं लिखा हुआ कि आप अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पे ये करा सकते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो ये खुद के नाम पर ही होगा। अगर ये स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम पे कराते हैं आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। आइए, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब क्या होता है सर, एक जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस प्लान्स बताए थे अभी, तो इसमें क्या है, ये वाला एक यूलिप, यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब इस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में क्या होगा, आप ये समझ लीजिए, राइट। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में क्या होगा सर, आप जो प्रीमियम देते जा रहे हैं, आप जो प्रीमियम पे करते जा रहे हैं, 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 ये प्रीमियम पे किया, पे किया, पे किया, पे किया, पे किया, इस पर आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन ये जो पैसा आपका जा रहा है, यहाँ पर इस फंड ने आपको बता दिया कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका पैसा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले पॉलिसीज में बताया था दैट यू विल गेट अ फिक्स्ड सम, यहाँ पर जो रिटर्न होता है सर वो फिक्स्ड मिलना जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो रिटर्न होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड। ये यूनिट से लिंक्ड है, ये यूनिट से लिंक्ड है। अगर यूनिट की वैल्यूज ऊपर चली गई तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, 10%, 20%, 15%, कितना भी रिटर्न मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन एज अ फंड। और कहीं यूनिट्स अगर डाउन चली गई तो आपको कम पैसा भी मिलेगा। तो आप, अब लोग इसे क्यों ऑप्ट करना चाहते हैं, सर मुझे इंश्योरेंस भी कराना है और मुझे अपना पैसा एफडी में या फिर इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं लगाना, मुझे थोड़ा रिस्क भी लेना है। मुझे रिस्क लेना है, मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है, लेकिन मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा, या तो मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूं या मैं एलआईसी की एक पॉलिसी ले लूं। तो यहाँ पर एक नया आइडिया इन्वेंट किया कि सर आपको इंश्योर भी कर देंगे और आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में लगा देंगे। तो सर इसमें आ जाती है रिस्क, इसमें आपकी लाइफ कवर हो जाती है। अगर सिर्फ एलआईसी ले रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें लाइफ कवर तो मिल ही रहा था, साथ में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम या फिर फिक्स्ड अमाउंट आपके पास गारंटेड है कि ये इतना आपको मिलेगा। और अगर मैं एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देता हूँ, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ, तो मैं रिस्क उठा रहा हूँ कहीं ना कहीं कि मेरा पैसा जो लगा है वो म्यूचुअल फंड्स में लगा है, दे कैन गो डाउन ऑल्सो, दे कैन गिव मी अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑल्सो, इट डिपेंड्स। ठीक है सर, क्लियर है बात। तो ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो गया। ऐसे इट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन इंश्योरेंस प्लान, इट इज, बट योर मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन अ यूनिट। यूनिट मतलब म्यूचुअल फंड का यूनिट। ये क्या आप सिर्फ अपने नाम से ले सकते हैं, इंडिविजुअल अपने नाम से, स्पाउस के नाम से या चिल्ड्रन के नाम से ले सकता है यूलिप। इसे हम यूलिप के नाम से जानते हैं। एचयूएफ अगर है तो वो अपने मेंबर्स के नाम से ले सकते हैं। बस इसमें जितना पैसा डालेंगे उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन इज 1.5 लाख रुपीस, बस। तो दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी। अब ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, अब एलआईसी कंपनी के खुद के म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसका यूलिप ले लेते हैं तो भी डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। वो है इंडिविजुअल, स्पाउस और चाइल्ड। ठीक है, अगर एचयूएफ है तो उसके केस में उसके मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी। जैसे डेफर्ड एन्युटी प्लान
की बात की थी, ऐसे ही एक LIC का अप्रूव्ड एन्युटी प्लान है जिसका नाम क्या है, जीवन धारा एंड न्यू जीवन अक्षय, न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय 1, 2 एंड 3, सॉरी न्यू जीवन धारा 1। तो ये बहुत टाइप के प्लान हैं, और एनी अदर इंश्योरर के भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ LIC हो, अदर इंश्योरर भी, टाटा का भी है, और भी कई सारी बजाज इंश्योरेंस कंपनी भी है, तो आप उनके भी ले सकते हैं, बट वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ये जो अदर इंश्योरेंस है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये एन्युटी प्लान में आप पैसा लगा सकते हैं। और कहाँ लगा सकते हैं? अरे सर सीधे सीधे अगर म्यूचुअल फंड खरीदना है तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? जी सर मिलेगा, लीजिए। म्यूचुअल फंड खरीद लिए अगर मैंने, और या फिर UTI खरीद लिए, नोटिफाइड यूनिट्स, मतलब हर म्यूचुअल फंड पे नहीं मिलेगा, कुछ ही म्यूचुअल फंड हैं जिस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। वो कौन से हैं उसकी लिस्ट हमें नहीं देखनी, वो लिख देगा कि अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो मतलब आपको डिडक्शन मिले। तो आप देखिए कितने सारे ऑप्शंस खोल दिए आपके लिए। आप ये तो मना नहीं कर सकते कि सर ऑप्शंस बहुत सारे खोल दिए आपको। म्यूचुअल फंड शेयर्स में पैसा लगा, यू कैन इन्वेस्ट देयर आल्सो, विल गिव यू बेनिफिट अंडर 80C। बस आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं ना कहीं सेविंग्स अपनी पार्क करिए, ये चाहते हैं आपसे। Subscription to any units or any mutual fund or from the administrator or specified company under the plan formulated in accordance with such scheme notified by the। तो बस वही बात है, आपको याद क्या रखना है, म्यूचुअल फंड और UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ा था सर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पढ़ा था? कैपिटल गेन्स में पढ़ा था सर, इन्हें बेचने पर कैपिटल गेन। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और UTI। अब भी हम म्यूचुअल फंड और UTI पढ़ के आ रहे हैं, फिर से यहाँ पे म्यूचुअल फंड और UTI आ गया। तो यहाँ पर आप क्या बाय कर रहे थे? यूनिट्स बाय कर रहे थे। यहाँ आप पेंशन फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो इस पेंशन फंड में क्या होता है, आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक फिक्स्ड सम मिलना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर योर रिटायरमेंट। जब तक रिटायर नहीं हो रहे तब तक पैसा दीजिए, जैसे ही रिटायर हो जाएंगे पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है सर, आइए आगे आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008। एक स्कीम है नेशनल हाउसिंग बैंक की, इसमें अगर आप पैसा लगा देंगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डिपॉजिट स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एनी पेंशन फंड सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। इन्होंने कोई भी पेंशन स्कीम बनाई होगी, टर्म डिपॉजिट या सेविंग वो होगा, टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट होगा, तो उसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 80C। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, इस केस में क्या है, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज एंगेज्ड इन, मतलब आप किसकी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन टू एनी डिपॉजिट स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या फिर कोई अथॉरिटी हो जो इंडिया में की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया हो, मतलब बेसिकली डिपॉजिट स्कीम ऑफ हुडको। हुडको क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो उसने एक स्कीम, डिपॉजिट स्कीम निकाली है, वो ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसमें पैसा लगा दीजिए सर, आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें पैसा लगा देंगे, हरियाणा वालों को लगाना होगा तो लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है इन सारी स्कीम्स, आप कहोगे इतनी सारी स्कीम्स है, तो इन स्कीम्स में क्या होता है, अगर पैसा लगाओगे तो आपको रिटर्न भी मिलता है साथ। चलिए आगे चलते हैं। आइए सर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्यूशन फीस। अगर आप पेमेंट करते हैं किसी भी ट्यूशन फीस का फॉर एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन, दोस्त ये बात ध्यान रखेंगे कि ये किस टाइप की एजुकेशन की बात हो रही है। फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मतलब अगर आपके 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, उसकी ट्यूशन फीस का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन भी आपको 80C में मिल जाए। मैक्सिमम कितनी लिमिट? वही 150, वो तो टोटल 80C की पूरी की लिमिट है। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो सर कोचिंग भी आ गई, तो कोचिंग पे जो फीस पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलता। क्यों? आप कोई फुल टाइम एजुकेशन ले रहे हो क्या कोचिंग पे, इसीलिए। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, आइए पूरा पढ़ते हैं। ट्यूशन फीस बाय एन इंडिविजुअल एसएससी एट द टाइम ऑफ एडमिशन और
देयर आफ्टर। तो ऐसा नहीं है एडमिशन के टाइम पर या फिर उसके बाद रेगुलरली आप हर साल फीस पे कर रहे हैं टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया। इंडिया के बाहर पे कर रहे हो फॉरेन, मतलब अगर आपने किसी को बाहर पढ़ने भेज दिया, आप बोलो कि उसका मेरे को डिडक्शन चाहिए, नहीं देंगे, ध्यान रखना। फॉर द पर्पस ऑफ फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी टू चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। देखिए फुल टाइम एजुकेशन के लिए बोला है सर, अगर आप कहें कि मैंने कोई एक फीस पे की है स्कूल को जिसका डेवलपमेंट फीस के नाम से, या डोनेशन फी पे की है मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने 50 लाख डोनेशन दे दी, मैंने 10 लाख डोनेशन दे दी, नहीं नहीं, फालतू के काम नहीं। कितना मिलेगा सर? सिर्फ फुल टाइम एजुकेशन, मतलब आपकी जो ट्यूशन फी है उसका मिलेगा। अच्छा ट्यूशन फी का दे रहे हैं, हॉस्टल में रहने और इन सब का नहीं दे रहे, ओनली ट्यूशन फी। ट्यूशन फी क्या होती है? जो आपको पढ़ाने के लिए फीस दी जाती है, और कई सारे चार्जेस, डोनेशन, ये वो फिक्स चार्ज, फलाना ढिमाका वो लगा देते हैं, उन सब के लिए नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर और पेमेंट मेड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड, ठीक। तो अगर आउटसाइड इंडिया देंगे तो नहीं मिलेगा, डोनेशन, डेवलपमेंट फीस या इस टाइप के नेचर का कोई पेमेंट करेंगे तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। आइए सर आगे आते हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, repayment of housing loan, including stamp duty, registration fees and other expenses. अब सर हाउसिंग लोन का रीपेमेंट तो हमें कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था दोस्त? सर ये तो 24B में मिलता है। कहाँ मिलता है? 24B में मिलता है। दोस्त याद करो, वहां पर आपने बोला तो सही 24B में मिलता है, लेकिन क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल रीपेमेंट? मैंने आपसे शायद वहां भी कहा था कि प्रिंसिपल रीपेमेंट का भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो 24B में सिर्फ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल रीपेमेंट कहाँ है? यहाँ पर है सर, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग। सर यहाँ प्रिंसिपल रीपेमेंट तो नहीं लिखा, लोन का रीपेमेंट प्रिंसिपल रीपेमेंट ही होता है, इंटरेस्ट इज सेपरेट, ठीक है। तो अगर कोई कहे ना लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो मतलब प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा सर। कंडीशंस क्या है ये देख लेते हैं। पेमेंट मेड टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए मिलेगी। इनकम उसकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज होनी चाहिए, ठीक है, और वुड हैव बीन चार्ज टू हैड इट बीन, या फिर अगर खुद का रेजिडेंस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अगर इनकम पे चार्ज लगता तो हाउस प्रॉपर्टी में ही लगता। मतलब कई बार होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद ही के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए लोन लिया है, तो वैसे तो नहीं लग रहा उस पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे इनकम पे टैक्स लगता है क्या? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लगता, लेकिन अगर लगता तो उस हाउस प्रॉपर्टी में ही लगता। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर लेट आउट है तो भी, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो, दोनों ही केस में आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाए। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स। अभी म्यूचुअल फंड्स की बात, अब मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना पैसा, मेरे को तो रिलायंस में लगाना है। मुझे तो रिलायंस कंपनी पसंद है, मुझे तो HDFC कंपनी पसंद है, मुझे तो इन्हीं कंपनीज में पैसा लगाना है। क्या करें सर? लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन दे देंगे। Subscription to equity shares or debentures forming part of any eligible issue of capital approved by the board or any application made by the public company or subscription, मतलब सारी चीजें हैं। देख लीजिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, कोई भी शेयर डिडक्शन लिया, एक साल में 1.5 लाख का डिडक्शन पूरा किया, अगले साल आते ही 1.5 लाख उसको सेल कर दिया। फालतू की बात नहीं सर, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो आपको 3 साल के लिए रखना पड़ेगा, अगर 3 साल से पहले बेचा तो उस पर जो बेचा है उस पर टैक्स लगा देंगे, सिंपल। लॉक इन पीरियड है 3 साल का। कहेंगे कितना कितना बचा हुआ? बस थोड़े थोड़े से बचे, बस थोड़े से, वन मोर पेज। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड दोबारा से दे दिया, कुछ यूनिट से म्यूचुअल फंड की जो बोर्ड ने अप्रूव कर रखी है या फिर इस टाइप की है तो उस पर मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन 5 year टर्म डिपॉजिट, ये क्या बोल रहे हैं? 5 साल की सर FD करा लो,
5 साल की, 4 साल पे नहीं चलेगा, 3 साल पे नहीं चलेगा, 5 साल की एफडी करा लो तो उस पर भी डिडक्शन देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5 years, फॉर अ पीरियड नॉट लेस विद अ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक आपको पता होगा क्या होता है। शेड्यूल्ड बैंक पर 5 साल से कम की नहीं, 5 साल 10 साल, मतलब 5 साल से ऊपर कितने भी साल की एफडी करा ली तो उस पर भी डिडक्शन मिल जाएगा। सर मैंने इस साल 10 लाख की एफडी कराई है, आपको डिडक्शन तो सर 1.5 लाख का ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स बाय नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता है क्या है? जो रूरल बैंक्स होते हैं सर, जैसे आरबीआई एक गवर्निंग बॉडी है, जैसे आरबीआई एक गवर्निंग बॉडी है इस कंट्री के सारे शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए, ऐसे ही नाबार्ड बॉडी है किसके लिए? जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव रूरल बैंक्स होते हैं उनके लिए। जो आपने न्यूज में सुना होगा कि ऋण माफी, जो किसानों के लोन जो होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं, तो वो किसान नॉर्मल एसबीआई या फिर एचडीएफसी से लोन नहीं लेते हैं। वो जो फार्मर्स हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं सर? डीसीसीबी करके एक बैंक है, ग्वालियर में है, आपको पता होगा शायद। डीसीसीबी करके एक बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ से वो फार्मर्स जो होते हैं वो लोन लेते हैं। तो उनकी जो गवर्निंग बॉडी है, जैसे कि आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए काम करती है, वैसे ही नाबार्ड इन पर नजर रखती है, इनको रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो उन्होंने कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं नाबार्ड ने, तो अगर उन बॉन्ड्स में भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो सर 5 साल का पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आपको पता होगा डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, आपने घर में सुना होगा। तो 5 साल का टाइम डिपॉजिट करा लीजिए अपने पोस्ट ऑफिस में, तो आपको 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स 2004, एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, 2004 रूल्स हैं, उसमें आप अगर पैसा लगा देंगे तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80C का। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, एक एनपीएस का अकाउंट है, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप 3 साल से कम पैसा नहीं लगा सकते, 3 साल से कम लगाएंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। आइए आगे चलते हैं। अब ये सेक्शन हो चुका है खत्म। अब हम इसकी एक समरी याद करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा इतना स्कैटर्ड लग रहा होगा कि सर ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, क्लास कहाँ से चालू हुई थी, हम कहाँ आ गए, हमें तो याद भी नहीं क्लास कहाँ से चालू हुई थी। तो मैं आपको एक एक करके, मैंने ये चार्ट इसीलिए दिया है आपको कि आप एट अ ग्लांस आप, क्योंकि इतना डिटेल में याद नहीं रहे। ठीक है, तो मैं एक तरीका भी बताऊंगा इसे याद करने का, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसे देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया सर। या तो आप 80C का डिडक्शन चाहिए तो क्या कहाँ कहाँ लगा सकते हैं सर? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, उसका जो प्रीमियम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। डेफर्ड एन्युटी प्लान ले लीजिए, उसका मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस डेफर्ड एन्युटी प्लान डैप, DAPG, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको भी मिलता है। फिर PPF आ गया, फिर क्या आ गया? SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट आ गया, फिर NSC आ गया, फिर यूलिप आ गया, फिर म्यूचुअल फंड और यूटीआई आ गए, फिर नेशनल हाउसिंग बैंक का टर्म डिपॉजिट आ गया, फिर नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम आ गई, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा, फिर घर खरीदने के लिए पैसा जो उसका रीपेमेंट किया, फिर इक्विटी शेयर में पैसा लगाने का मन किया, फिर इक्विटी शेयर में किसी ने बताया कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। फिर 5 साल की एफडी करा ली, हम तंग आ गए इन सब पैसा लगा के हमने कहा अब तो एक फिक्स रिटर्न वाला ऑप्शन दे दो, तो एफडी में पैसा लगा दिया। फिर नाबार्ड के बॉन्ड खरीद लिए, फिर पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर का डिपॉजिट करा दिया, और फिर जब हम सीनियर सिटीजन बन गए तो एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले ली। तो इसके लिए मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं, मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। लेकिन सर इतनी मेहनत कर ली हमने, पढ़ लिया, ये जो 1.5 लाख का डिडक्शन आप दे रहे हो, ये सबको 1.5 लाख अलग अलग से मिलेगा? 1.5 1.5 1.5, कैसी बात है? आपको लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिल इतना बड़ा है? हार्ट अटैक आ जाएगा बेटा, इतना इतना डिडक्शन दे दिया तो वो वहीं लेट जाएंगे। So only deduction of 1.5 lakh is allowed in all investments combined.
आप अब कैसे ब्रेक करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। 10,000 मैंने यहाँ लगा दिए, 15,000 मैंने यहाँ लगा दिए, इसमें मैंने 10,000 लगा दिए, या फिर पूरे के पूरा लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड ले लिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन। ठीक है सर, कोई दिक्कत? सो दिस इज 80C सेक्शन। आप कहोगे सर 80C में इतना टाइम, तो बाकियों में कितना टाइम? मैंने आपको कहा था ये एक तरफ पूरा चैप्टर एक तरफ, ठीक है। तो नाउ जितना टाइम इसमें लगा है उतना ही बाकी के डिडक्शंस में लगेगा। ये और पढ़ लेते हैं, आइए दोस्त। 80CCC डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन फंड्स किसके लिए है? आप इंडिविजुअल ले सकता है खुद के लिए, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए नहीं चलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए। आपको लगेगा सर 1.5 लाख 80C का हो गया, 1.5 लाख 80CCC का हो गया, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, इसकी भी लिमिट 1.5 लाख है, लेकिन एक और सेक्शन आएगा 80CCE, वो ये बोलता है 80C, 80CCC और 80CCD1 तीनों को मिला के 1.5 लाख ही रहेगी लिमिट। आप बताइए, ये सेक्शन आएगा थोड़ी देर बाद या कल, और ये सेक्शन आके बोलेगा कि 80C का डिडक्शन, 80C की अपनी खुद की लिमिट 1.5 लाख है, 80CCC की अपनी खुद की लिमिट 1.5 लाख है, 80CCD1 की 0.5 लाख लिमिट है। तो ऐसे करके आपको लगेगा 3.5 लाख की लिमिट हो गई। 80CCE सेक्शन आके बोलता है इन तीनों की मिला के लिमिट 1.5 लाख है। कर लो क्या करना है, पैसा कितना भी लगाओ आपको मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो इसको देख के खुश मत हो जाना, अरे अरे क्या बात है। तो एक तरह से ये सब मिला मिलू के 1.5 लाख रुपए मिलते। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस फॉर रिसीविंग पेंशन, दिस इज फॉर पेंशन। अगर LIC का कोई एन्युटी प्लान लेते हैं, किसी और इंश्योरर का कोई एन्युटी प्लान लेते हैं जिसमें आपको पेंशन रिसीव करनी है फ्रॉम द इंश्योरर, तो उसमें आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इसमें आपने डिडक्शन ले लिया तो 80C में नहीं ले सकते, क्योंकि इसी टाइप का प्लान 80C में भी अवेलेबल था। ठीक है, चलिए सर, एक बात और है कि यहाँ पर जो पेंशन पर और सरेंडर पर अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया हो तो कैसी बातें कर दो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then just revise it once from your modules and everything. There's a lot of data which is given. मैंने वैसे मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, इस बार मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना याद नहीं रहता किसी को। आपको अल्टीमेटली आप देखेंगे जब आप रिवीजन करने आएंगे, आप यू विल नॉट गो फॉर इंडिविजुअल स्टडी, यू विल कम टू दिस चार्ट ओनली। आप बस नाम याद कर लेंगे और वही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सही बताता हूँ। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।